हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म ओपल में। मैं आपका मेंटर सुविन तिवारी आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूं गवर्नेंस का। ये हमारा तीसरी क्लास है गुड गवर्नेंस एंड गवर्नेंस के टॉपिक की, जहां पे हम लोग देख रहे हैं कोर प्रिंसिपल फॉर मेकिंग गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक। क्या क्या कोर प्रिंसिपल है, जैसे कि रेड टेपिज्म, जीरो टॉलरेंस की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एंड रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विस। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे और लास्ट में हमारा रहेगा मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। होता क्या है गवर्नेंस इन इंडिया, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किया जाएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो यूएनडीपी ने मेन कोर जो प्रिंसिपल्स दिए हुए थे, कोर कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए थे, उनके बारे में भी देखा हुआ था। ये अलग से है उसके अलावा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सेकेंडली, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो 24/7 हमारी टीम अवेलेबल रहती है। क्विज हम लोग कंडक्ट कराते हैं डेली 10 o'clock क्विज हमारा रहता है, आप वहां पे जाके क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कोर प्रिंसिपल फॉर मेकिंग गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक्स। क्या क्या कोर प्रिंसिपल है। पहला हमारा रूल ऑफ लॉ, दैट इज द जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी। देखिए, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आई हुई थी। सेकंड एआरसी की जो फिफ्थ रिपोर्ट थी, उन्होंने उस रिपोर्ट में पब्लिक ऑर्डर के बारे में बताया गया था कि हमारे देश में कि एक टेंडेंसीज हो चुकी है कुछ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, कि वो रिगुलसली एनफोर्स नहीं करते हैं। जो भी प्रोविजन ऑफ लॉ को रिगुलसली एनफोर्स नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से दिस पर्टिकुलरली एविडेंट इन द केस ऑफ कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रैफिक रिलेटेड यहाँ वायलेशन होता है ट्रैफिक रूल्स का। सिविक ऑफेंसेस, इन्फ्रिजेंट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल लॉज। यहाँ पे अगर बात करते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड, तो इन्वॉल्वमेंट जो सिटीजन्स को भी ब्लेम किया जाता है कि वो जो रूल्स हैं उन रूल्स को तोड़ रहे हैं विदाउट रिगार्ड्स टू द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स। वो ये नहीं देखते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या अच्छा है, सेफ्टी क्या है, या फिर कुछ और भी चीजें ध्यान में नहीं रखते हुए ये जो सिटीजन्स हैं दे आर गोइंग टू दे ब्रेक दी लॉज। कमीशन ने तीन चीज रिकमेंड की गई है। पहला ये बोला है कि जितनी भी पब्लिक एजेंसीज है उन लोगों को एक जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए क्राइम्स के प्रति, ताकि कम से कम एक इस तरीके से लाइक इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉम्प्लायंस विद द लॉज लीडिंग टू मेंटेनेंस ऑफ द लॉ पब्लिक ऑर्डर। मेन हमारा मकसद यही है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, इसीलिए इस टाइप्स का एक जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए क्राइम में। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाए शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज इन वेरियस पब्लिक एजेंसीज, जिसकी वजह से क्या हो सकता है एक एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस को क्रिएट किया जाए, जो कि बैकअप होना चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ताकि जितने भी जो ट्रेंड्स हो रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ ऑफेंसेस किए जा रहे हैं, उन सबको एक मॉनिटर भी किया जा सके उनके सिस्टम में, और पेनल्टीज भी लगा दी जा सके, एज वेल एज जो इंसेंटिव्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल से अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उनको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए एंड पेनल्टीज भी लगा देनी चाहिए फॉर द ऑफिशियल्स वर्किंग इन दीज एजेंसीज। अगर वो अच्छा करेंगे तो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑफिशियल्स को, अगर अच्छा नहीं किया जा रहा है तो पेनल्टीज लगा दी जाएगी। और उन्होंने ये भी बोला फिफ्थ कमीशन की जो सेकंड एआरसी की जो कमीशन, सेकंड एआरसी कमीशन ने ये भी बोला है कि एक combined, it should be the combined with initiative to involve the community in the crime prevention measures। मीन्स आप लोगों को कम्युनिटी को भी इस चीज में इन्वॉल्व करना है, ताकि जो भी हम लोग मेजर्स ले सकते हैं क्राइम को प्रिवेंट करने में। सेकेंड हमारा सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। जो सिविल सर्विस मैन है वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, हर एक सिविल सर्वेंट्स
हर एक इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। उनके जो एटीट्यूड होता है या कॉम्पिटेंस, एफिशिएंसी है, अप्रोच टू द गवर्नेंस, ये डिटरमाइन करता है कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस है दैट द सिटीजन हैज विद द गवर्नमेंट। सेकंड, एआरसी ने ये रेकमेंड किया, एक डिटेल रिकमेंडेशन दिया हुआ था सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के लिए। उनकी एक रिपोर्ट आई हुई थी, रिफर्बिशिंग ऑफ द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एक कोर प्रिंसिपल ये है कि हम लोगों को रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है सिविल सर्विस में, और इसको एंड हैज बीन प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रोवाइड किया जाना चाहिए सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि जो गवर्नेंस है वो apparatus एंड बिकम एन एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए ऑफ द सर्विस टू द पीपल। मेन जो है, अगर देखिए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हम लोग करते हैं, अभी प्रॉब्लम्स यही हो जाती है, मेंटालिटी लोगों की वही है। अगर सिविल सर्वेंट के पास लोग जाते हैं तो उनको वो देवता समझते हैं। आप लोग भी पता है, हमें भी पता है अपने यूपी में क्या होता है। तो यही है, लेकिन क्या है, तो मेन बात यही है कि लोगों को इतना ज्यादा मेंटेलिटी हो चुकी है कि अरे हम तो बॉस हो गए हैं, तो इस चीज में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर आपने करंट अफेयर्स, अभी नहीं, हम लोग की जो वीडियोज अभी चल रही है, यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लेके आऊंगा सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में। एक रूल्स लेके आए हैं, ऑल इंडिया सर्विस का रूल्स है, उसमें चेंज ऑर्डिनेंस लेके आया हुआ है गवर्नेंस। उसमें चेंज करने के लिए एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने कि जो भी कंसल्टेंट मीन सिविल सर्वेंट को कम से कम 2 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट में रहना पड़ेगा, शुरुआत के 16 साल के। और उसके अलावा भी कई सारी उसके ट्रांसफर से रिलेटेड वो सारा हमारा न्यूज रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वन ऑफ द रिफॉर्म्स। एथिक्स इन गवर्नेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नेंस में एथिक्स नहीं है तो फिर गुड गवर्नेंस ला ही नहीं पाएंगे। एथिक्स जो होता है, इट इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, एक ऐसा स्टैंडर्ड्स है जो कि सोसाइटी स्टैंडर्ड दैट द सोसाइटी प्लेस ऑन इटसेल्फ। सोसाइटी से डिपेंड करती है, सोसाइटी से नॉट डिपेंड, सोसाइटीज ये प्लेस करते हैं क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो कि हेल्प करता है इन गाइडिंग बिहेवियर। उनका चॉइसेस क्या है, उनके एक्शंस क्या है। बात करें करप्शन एंड द अब्यूज ऑफ ऑफिस, ये जो एक इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है एथिक्स के फेलियर्स का। Ethics in governance, however, much more wider import than what happens in different arms of the government. देखिए, एथिक्स ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली इन्हीं चीज पे फोकस किया जाए। हर एक चीज में एथिक्स देखने को मिलता है, एंड देयर शुड बी एथिक्स इन द सिटीजन बिहेवियर, because such behavior imprints directly on the ethics in the government as well as the administration. देखिए, इनमें ये बोल रहा है कि हर एक सिटीजन्स के जो बिहेवियर, उसमें एथिक्स होना चाहिए, ताकि उस बिहेवियर से ये पता चलता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट में एथिक्स हो एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स हो। प्रोसेस रिफॉर्म्स, देखिए कई सारे एप्रोप्रिएट लॉज को इनेक्ट किया गया हमारे देश में, पॉलिसीज भी आई और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन किया गया है। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट द appropriate process are put in place to ensure that they serve the citizen effectively as well as efficiently। मेन हमारा मकसद यही है कि देखिए, ये जो भी काम आ रहा है, इनको मेन लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, जो भी पॉलिसीज लेके आए हैं, ये प्रॉपर तरीके से सिटीजन्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सर्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये जो इंक्लूड करते हैं, these include the well designed citizens, character within the world, penalties for non-adherence to the commitment made, independent, empowered and effective anti-corruption agencies and innovative tools to involve citizen in the government functionings। देखिए, अगर सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंतर्गत, किस तरीके की गवर्नमेंट फंक्शनिंग, तो ये रिफॉर्म जो हम लोग बोलते हैं इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली देखने को मिलेगा।
सिटीजन, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इसी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली के बारे में देखा हुआ था। यहाँ पे वहां पे ये डिस्कस किया गया था कि जब तक लोगों को प्रॉपर तरीके से जो भी स्कीम्स आ रही हैं वहां पे एंगेजमेंट नहीं होगा, मीन सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो ये तो लाइक what we can say meaningless हो जाएगा completely process reform. And all these combined with the legislature, the right to information act undoubtedly एक important role play करता है citizen centric administration को promote करने के लिए। पीरियोडिक और इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन होना चाहिए। देखिए देखिए periodic or independent evaluation of the quality of the governance has been aptly said that what is not monitored never gets done। देखिए जिस चीज को हम लोगों ने मॉनिटर नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं कुछ भी काम करूं और लास्ट में यही बोल दूं ठीक है हम लोग 1 महीने बाद देख लेंगे, अगर ये कंपनी मुझे पीरियोडिकली नहीं मॉनिटर कर रही है, फॉर एग्जाम्पल हर 5वें दिन या हर 10वें दिन मुझे मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, तो इस कंपनी को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने काम क्या किया। तो ये आप समझ रहे हैं। देखिए किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, उसमें अगर आप आई एम रियली सॉरी, देखिए तो उसमें एक डेडलाइन होती है कि आपको पर डे मींस डे 1 में आपको लेट्स से 6 आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं। अगर आप कोई आर्टिकल्स लाइक कंटेंट डेवलपर हैं, तो ये डेडलाइन सेट होता है कि आपको कम से कम एक दिन में 6 आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं, अपार्ट फ्रॉम रीराइट और एडिट। और एक वीक में अगर देखा जाए लाइक से 36 डेज वर्किंग है, तो 36 आर्टिकल्स आपको कंप्लीट करने हैं। अगर ये चीज मॉनिटर नहीं किया जाएगा, उन्होंने क्या किया कि चलो बंदा कर रहा है करने दो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक आजकल वर्क फ्रॉम होम होने लगा है, तो वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि लोग चले जाते हैं घूमने, ओके हमारे पास तो 36 आर्टिकल हैं, वैसे भी संडे को छुट्टी हो जाती है तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन पता चले उसी दिन ही पूछ लिया जाए कितने आर्टिकल्स किए, क्या है डेटा, तो आप क्या करेंगे? आपका तो जीरो आउटपुट है, क्योंकि आपने कुछ काम ही नहीं किया। पैसा तो आपको मिल गया उस दिन का, लेकिन काम ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम करता हूँ अपना ओकुल में, अगर मैं ये चीज को मॉनिटर नहीं करता हूँ कि मैं कितना काम में, मतलब मेरी जो टीम है वो मॉनिटर नहीं कर रही मैंने काम कितना किया, एक दिन में जो मेरा टास्क था उसको फुलफिल किया है या नहीं, तो प्रॉपर इसका वो कभी भी होगा ही नहीं। अगर आज नहीं किया वो कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज को वही है कि ये अंडरस्कोर करता है कि पीरियडिकली एवेल्यूट करने लाइक उसको एवेल्युएट करने की जरूरत है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एट ऑल द लेवल्स। इसकी इस एवेल्युएशंस की वजह से क्या हो जाएगा, एक लाइक व्हाट वी कैन से इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली जो डिपेंडेंट एजेंसीज हैं ये उसको एवेल्युएट कर सकती हैं। गुड गवर्नेंस इन इंडिया, तो ये हमारे ये तो थे जो कोर प्रिंसिपल्स है, कोर कैरेक्टरिस्टिक आप समझ लीजिएगा यहाँ तक के। नेक्स्ट हमारा गुड गवर्नेंस इन इंडिया। गुड गवर्नेंस इन इंडिया में अगर बात करते हैं तो इंडिया हैज टू मेक बिग लीप टू इम्प्रूव द गवर्नेंस रिकॉर्ड। यहाँ पे कई सारे मल्टीपल स्टेप्स लिए गए हैं इन दिस रिगार्ड, जहाँ पे 2 बड़े इनिशिएटिव्स जो है दैट इज इंडिया ने जो टेक किया है फॉर एम्पावरिंग कॉमन मैन एज वेल एज इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस। एक तो लेके आया हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और दूसरा ई गवर्नेंस मेजर्स। गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को अगर हम बात करें तो इसको कैटेगराइज किया जा सकता है फॉलोइंग में, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पीपल पार्टिसिपेशन। 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया हुआ है पार्लियामेंट। उसकी वजह से क्या है कि 73rd इज फॉर द पंचायत एंड 74 इज द म्यूनिसिपैलिटीज। इसकी वजह से जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेंथनिंग होगा। मेन क्या है कि आप ये वाला टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा कहीं ना कहीं पॉलिटी में। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं गुड गवर्नेंस लाने के लिए। जब तक मेन वही है कि देखिए आपने शुरुआत में हमारा देखा होगा
क्लास 11th का जो फेडरलिज्म है चैप्टर, उसमें भी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट को ये सेंटर में भी पावर, स्टेट में भी पावर क्यों लेके आना पड़ा, और देन लास्ट 1992 में ये अमेंडमेंट क्यों लेके आना पड़ा कि लोकल गवर्नमेंट में भी पावर होना चाहिए। देखिए मेन बात ये होता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मीन्स यहाँ मल्टीपल लैंग्वेज है, मल्टीपल कल्चर है एंड वास्ट एरिया है। उसकी वजह से सेंटर को डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल या फिर हर एक जगह ईस्ट नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एंड साउथ में मॉनिटर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या हुआ था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी लेके आएंगे ताकि वो भी अपने अपने एरिया को मॉनिटर किया जा सके। फिर उसके बाद ये देखने को मिला कि स्टेट गवर्नमेंट जो पास पास के एरियाज हैं जो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है, लेकिन ग्राम पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा। उसकी वजह से 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। मीन्स मकसद ये है कि अच्छा शासन होना चाहिए, गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन। डेवलपिंग प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं फॉर वीकर सेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड एरियाज के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बजट सेंसिटिव भी प्रोवाइड की जाती है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एज वेल एज एन प्रोसेस। सिटीजन्स चार्टर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थर्ड चैप्टर हमारा सिटीजन चार्टर है। सेवोत्तम मॉडल फोर्थ सिटीजन चार्टर में ही हम लोग सेवोत्तम मॉडल के बारे में देखेंगे। सिटीजन्स रिड्रेस ऑफ द सिटीजन ग्रीवेंसेस, ये हमारा आखिरी जो टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें भी डिस्कस किया जाएगा किस तरीके से जो सिटीजन्स है वो अपने ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जा सकता है। ई गवर्नेंस और आईसीटी टूल्स का क्या यूज है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। मींस नेक्स्ट क्लास मींस नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग ई गवर्नेंस पढ़ेंगे। पब्लिक सर्विस मोरल और एंटी करप्शन मेजर्स, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं दे आर द इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारे इंडिया में गुड गवर्नेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब यह है कि एक सिटीजन फ्रेंडली और अकाउंटेबल हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ये किस तरीके से आ सकता है, जो भी प्रोसीजर होगा उस चीज को सिंप्लीफाई करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिपील लाइक ऑब्स्टिकल्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इम्प्लीमेंट जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस चीज को सॉल्व किया जाए। लॉ एंड रूल्स को फॉलो किया जाए एंड आइडेंटिफाई करना है एंड शॉर्टनिंग करना है वेरियस फॉर्म्स। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी को लेके आई है ताकि उसकी वजह से क्या है कि ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले इन द पब्लिक इंटरफेरेंस एंड रोबस्ट पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। इसकी वजह से ये भी हो जाएगा कि एक जो समय लगता है वो समय में भी कम समय लगेगा और जो एफर्ट लगता है एफर्ट भी कम रहेगा ऑन पार्ट सिटीजन्स की तरफ से भी एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पब्लिक ऑफिस में भी। ये जो लाइन लगती है, आपने देखा होगा कि कई सारी लाइन लगती है, उस लाइन की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को काफी ज्यादा समय लग जाता है इंफॉर्मेशन लेने में। ऑन दिस लाइन डिजिटल इंडिया की वजह से क्या हो जाएगा कि डिजिटल इंडिया ने हेल्प किया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत टू मूव 100% ई ऑफिस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए ताकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ईज ऑफ गवर्नेंस भी आता है और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन हो जाए। जितने भी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट ने क्या किया, कई सारे जो पुराने रूल्स थे उन रूल्स को चेंज करके नए रूल्स लेके आए हुए हैं। लेबर लॉस, इतने सारे लेबर लॉस को 3-4 लेबर लॉस में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि गवर्नेंस को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जा सके। अगर बात करते हैं नेक्स्ट है माई गॉव @net.in एज वेल एज india.gl.tov.info, ये दो सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है जो कि एम्पावर करते हैं पीपल को कि वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गुड गवर्नेंस में। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो वेबसाइट है that will also seek expert advice from the people's thought and ideas on various topic and
जो कि इंडिया के लिए कंसर्न है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स उठाए हुए हैं मैक्सिमम गवर्नेंस को लेके आने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ही खत्म होता है। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, आप डेली 10 बजे हमारे क्विज कंडक्ट रहता है, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर एक जीएस के हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको मिलेगा हर अलग अलग दिन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक ही दिन में ही, हर अलग अलग दिन। तो आप उसको इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर देखिए ये जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो लेक्चर है, इसके अलावा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा रहता है, क्वेश्चंस भी रहते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं बहुत सस्ता ही हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारा नाम ही यही है कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म, 200, 300, 400। मेरा जो कोर्स है गवर्नेंस में, आपको अभी गारंटी देता हूं कि 300, 350 से ज्यादा नहीं उठेगा शुरुआत में। एंड देन डिपेंडिंग ऑन, आपको भी पता है अगर डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ाए दिए जाएंगे। तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, शुभ 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको पड़ जाएगा अराउंड 200 से 80s 90s के बीच में। So that's all for today. In the next class we'll be learning a new topic. इसी का ही like chapter 1 का ही गुड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस का ही टॉपिक रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। That is गवर्नेंस इन इंडिया। गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में हमारा रहेगा, again, which is going to be equally important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you can get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OCUL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCUL. Have a nice day.